हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर टीपी हम लोग ने क्या देखा था, सेक्शन 6। ठीक है, चलिए, ना देखा हो तो आप लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 7, 8 एंड 9। देखिए, 7, 8 और 9 में तीनों में अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट पूछा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी, पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफर कहाँ दिया हुआ है या ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर कहाँ दिया हुआ है। तो आपको अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको सिर्फ ये सेक्शन याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे मेंस में कभी कभार ये शॉर्ट में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, इसे देखेंगे सब चीजें हम लोग, मतलब जो कुछ ही चीजें हैं, कुछ ही सेक्शन है जो बिल्कुल ही नहीं पूछे जाते हैं प्री में भी और मेंस में भी, उनको नहीं देखेंगे। वैसे हम लोग सब चीजें एक एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए 7 पे आते हैं। 7 बोलता है पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफर। कहने का मतलब है कि कौन ट्रांसफर कर सकता है, ये सेक्शन 7 में दिया हुआ है। पहले एक बार रीड मारते हैं इसको, फिर आपको समझाते हैं क्या है। एवरी पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफर, तो एवरी पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफर है ना, इस पे लाइन खींच के आप लिख लीजिए सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 11 में। तो एवरी पर्सन competent to contract and entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property not his own। ये authorized to dispose of transferable property not his own, इस पे लाइन करके लिख लीजिएगा साइड में कहीं। फॉर एग्जाम्पल, एजेंट अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी, authorized to dispose of transferable property not his own, इस पे लाइन करिए और इस पे लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल एजेंट अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी। अभी आपको समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले लिख लीजिए। इज कंपिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी एदर होली और इन पार्ट एंड एदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली इन द सर्कमस्टांसेस टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर अलाउड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। देखिए सेक्शन 7 क्या बताता है, ये बताता है हु आर कंपिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, कौन ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि हर वो आदमी जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट देखना है, कहाँ जाना पड़ेगा, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक। और वो आदमी जिसकी प्रॉपर्टी तो नहीं है लेकिन उसे पावर दे दी गई है कि तुम ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे कि हम लोग ने लिखा फॉर एग्जाम्पल एजेंट अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी। आपने सुना होगा, सुनते रहते होंगे कि अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर खेत लिया, लखनऊ में खेत लिया, ठीक है। तो ये सब चीज देखते, तो क्या अमिताभ बच्चन खुद आके, जैसे कि आप जानते हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आपको तहसील में ही जाके उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और सो भी वहीं के ही तहसील में जहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो क्या अमिताभ बच्चन साहब लखनऊ जाके उसको रजिस्ट्री करवाएंगे, क्या वो लाइन में लगेंगे, इतना टाइम है उनके पास और पॉसिबल है, वहां पर तो भीड़ लग जाएगी। तो वो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, अरे भाई अपना एजेंट अपॉइंट कर देते हैं, उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं कि तुम मेरे बिहाफ पे खरीद सकते हो या मेरे बिहाफ पे बेच सकते हो, ठीक है। तो वो आके उनके बिहाफ पे प्रॉपर्टी खरीद लेता है, ठीक। चलिए, तो इसे तो इतना ठीक है। और कंप्लेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी इधर होली और इन पार्ट, पूरी तरीके से या पार्ट में, एब्सोल्युटली और कंडीशनली, कंडीशन भी लगा लेंगे, सब आगे चीजें सब दी हुई है, एकदम क्लियर होती जाएगी। अभी आप बस इसको पढ़ लीजिए। तो जब हम सेक्शन 7 देखेंगे ना, उसके साथ साथ सेक्शन 11 और कुछ चीजें देखेंगे तो हमें ये एजेंशियल्स सामने निकल के आएंगे। ये पहले से मैंने लिख रखे हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। एजेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ट्रांसफर, सेक्शन 7 को जब आप देखेंगे उसके साथ साथ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक दो चीजें और जो चीजें इसमें मतलब टीपीए में ही जो चीजें जरूरी हैं, उन सबको जब हम एक साथ देखेंगे तो ये 5 एजेंसियल्स निकल के आएंगे कि एजेंसियल्स ऑफ ए वैलिड ट्रांसफर क्या क्या, द प्रॉपर्टी, ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी, ये तीनों चीजें मस्ट एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों आदमी, अब मान लीजिए ए है, ठीक है, वो किसी को अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, आपको मालूम तो सब होगा ही, ठीक है। तो ये जो है ये आपका ट्रांसफरर हो जाएगा, ठीक, और ये ट्रांसफरी हो जाएगा बी, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है या जिसे गिफ्ट में जो भी कुछ है, ठीक। प्रॉपर्टी ए की थी, वो बी को दे रहा है, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफरी हो जाएगा। मालूम तो आपको सब है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है।
द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल, प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। सेक्शन 6 में दिया हुआ था कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरी कंडीशन, ट्रांसफरर मस्ट बी कंपिटेंट टू ट्रांसफर, ट्रांसफरर का कंपिटेंट होना ज्यादा जरूरी है ना कि ट्रांसफरी का। ठीक है। ट्रांसफरर के केस में टीपीए ये देखता है कि ट्रांसफरर कंपिटेंट है कि नहीं है, ट्रांसफरी कंपिटेंट है ये जरूरी नहीं है, अभी आपको आगे डिटेल में बताएंगे। ठीक है। ट्रांसफरी मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इनकम्पिटेंट टू टेक द प्रॉपर्टी बाय लॉ। क्या बोलता है, ट्रांसफरी इनकम्पिटेंट ना हो, किस सेंस में अभी ये भी बताएंगे आपको। अदर लीगल फॉर्मेलिटीज लाइक एग्जीक्यूशन, रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन मस्ट बी कंप्लाइड विद। अगर मान लीजिए गिफ्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं तो 100 से ऊपर की प्रॉपर्टी हुई, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है 100 से ऊपर की तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ठीक है। और अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं तो अटेस्टेशन भी जरूरी है। तो ये सब चीजें अगर जरूरी हैं तो इन सबको भी फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब इसमें जरा देखते हैं। देखिए अब ट्रांसफरर जो है वो कंपिटेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफरर मस्ट भी वो सेक्शन 11 को फॉलो करना चाहिए। ठीक, क्या है कि वो मेजर हो, ठीक, माइनर ना हो, साउंड माइंड हो, अनसाउंड ना हो। ठीक है। ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन ट्रांसफरी के केस में जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसफरी जो है माइनर भी, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ट्रांसफरी जो है माइनर भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इनकम्पिटेंट। लॉ में ना इनकम्पिटेंट उसे किया गया हो। जैसे कि आप इसी का सेक्शन टीपीए का सेक्शन 136 देखें, क्या दिया हुआ है उसमें ये दिया हुआ है कि एक्शनेबल क्लेम के केसेस में जो कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो लोग रिलेटेड होंगे, जैसे कि जजेस, एडवोकेट, ये सब लोग एक्शनेबल क्लेम में ट्रांसफरी नहीं बन सकते। 136 एक बार देखिएगा हेडिंग, आप क्या दिया हुआ है, क्या है हेडिंग, इनकैपेसिटी ऑफ ऑफिसर्स कनेक्टेड विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन केस ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई मना किया गया है 136 में, तो इस टाइप के लोगों को इसमें मना किया गया, ना कि ये बोला गया है कि वो कंपिटेंट पर्सन हो। ठीक है। कंपिटेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका कहने का मतलब है कि माइनर, अनसाउंड माइंड, ये लोग क्या हो सकते हैं, ये लोग परचेजर भी हो सकते हैं। ठीक है। डोनी भी हो सकते हैं। ठीक है। मॉर्गेजी भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बन सकते हैं। ठीक। चलिए और अदर फॉर्मेलिटीज हम लोग देख लिए। इसमें एक केस और था, कौन सा केस था भाई, मल्लिका अर्जुना वर्सेस मरियप्पा 2008 का केस है। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक आदमी ने अपने बेटे के नाम से प्रॉपर्टी ली, माइनर सन था उसके नाम से प्रॉपर्टी ली। ठीक। और कुछ टाइम बाद उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर माइनर के नाम पर प्रॉपर्टी है और उसका गार्जियन, चाहे लीगल गार्जियन हो चाहे कोई भी, अगर उसको बेचता है तो उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। ठीक। लेकिन उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, ऐसे ही बेच दी। तो कोर्ट ने कहा नहीं, वॉइड है। ठीक है। ये सेल जो है, ये ट्रांसफर वॉइड है। चलिए और तो इसमें कुछ है नहीं, समझ में आया कि नहीं सेक्शन 7। चलिए सेक्शन 8 देखते हैं। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। सेक्शन 8 क्या बोलता है कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, कि अगर कहने का मतलब है कि जब ट्रांसफर होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर में आप सेक्शन 8 में ये भी डाल लीजिए इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, कि अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। लिख लिया आपने, लिखिए ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर में आप लिख लीजिए अलग से इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर क्या होगा। चलिए इसको रीड मारते हैं। अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस और नेसेसरली इम्प्लाइड, जब तक दोनों पार्टी ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कुछ और ना लिखा हो उसमें, तब तक ठीक है। कुछ और उन लोगों ने इंटेंशन डाल रखी, कुछ और एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली लिख रखा है तो बात अलग है।
उसको साइड में कर दो आप। अभी यहाँ से पढ़िए, ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी passes forthwith to the transferee all the interest with the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incident thereof is then capable of passing in the property। जो लिखा हुआ है उस पर लाइन करके लिख लीजिए, एट प्रेजेंट नॉट इन फ्यूचर, मतलब जितने उतने सारे इंटरेस्ट जो उस समय उस प्रॉपर्टी पे हैं, ठीक है, वो सारे इंटरेस्ट उसी समय ट्रांसफर हो जाएंगे उसके साथ। चलिए क्या है मतलब, जैसे कि आप लोग जानते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बंडल ऑफ राइट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर बंडल ऑफ राइट्स, ठीक है, कि सिर्फ आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ जितने भी उस पे राइट्स हैं वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, जब तक आपने उसमें एक्सप्रेसली कोई राइट रोका नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्सप्रेसली कोई राइट रोक लेते हैं कि नहीं हम प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन इस कंडीशन के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं है तो फिर सारे राइट ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आल्सो इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ बंडल ऑफ राइट्स, ठीक। चलिए, एंड इन लीगल इंसिडेंट देयर ऑफ, चलिए पहला पढ़ते हैं। सच इंसिडेंट इंक्लूड, अब वो जो लीगल इंसिडेंट है वो क्या क्या होंगे। वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड, अगर प्रॉपर्टी कोई लैंड है, द ईजमेंट एनेक्स देयर टू, अगर उस पर कोई ईजमेंट्री राइट है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। ईजमेंट्री राइट क्या है बताइए, पढ़ाया था मैंने सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 का क्लाउज सी देख लेना, अगर मेरा लेक्चर देखा हो तो वो देख लेना। अगर कोई लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो लैंड के साथ साथ उसमें जो ईजमेंट्री राइट होगा वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। उसके साथ साथ रेंट एंड प्रॉफिट देयर ऑफ एक्वायरिंग आफ्टर द ट्रांसफर, अगर उस प्रॉपर्टी से लैंड वो रेंट या प्रॉफिट कोई आता है तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अगर भाई किसी को आपने अपना घर बेचा, ठीक, तो अब उसमें अगर कोई किराएदार रहते हैं तो वो किसको रेंट देंगे, जो न्यू ओनर होगा उसको देंगे, आपको थोड़ी देंगे कि भाई आपने घर तो बेच दिया लेकिन वो जो है जो किराएदार है वो रेंट आप ही को देते रहे, ऐसा थोड़े है। अगर आप एक्सप्रेसली उसमें लिख दें कि देखिए भाई मैं आपको प्रॉपर्टी तो बेच रहा हूँ लेकिन जो इससे प्रॉफिट आएगा वो 1 साल तक मेरे पास रहेगा, तो ठीक है, आप एक्सप्रेसली उसमें लिखें। नहीं लिखा है तो वो सब उसी के साथ जाएगा ट्रांसफर के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, आफ्टर द एंड ऑल थिंग अटैच टू द अर्थ, और उसके साथ साथ जो भी कुछ चीजें उसमें घर में अटैच्ड हैं उस लैंड पे वो भी सारी चीजें। एंड वेयर द प्रॉपर्टीज मशीनरी अटैच टू द अर्थ द मूवेबल पार्ट्स देयर ऑफ, अगर कोई मशीनरी है जो अटैच टू द अर्थ है, ठीक है, कोई ऐसी मशीन है जो भाई जमीन में गड़ी हुई है, मतलब जमीन में असेंबल की हुई है, तो उसके साथ साथ उसके मूवेबल जो पार्ट्स होंगे वो भी सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी उसे, ठीक है। ये नहीं कि जितना उस पे जमीन पे गड़ा हुआ है वही, अरे उसके कुछ एजेंशियल पार्ट हैं जो मूवेबल होंगे। मान लीजिए उसकी कोई सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी मशीन है जो किसी सॉफ्टवेयर से चलती है, वो सॉफ्टवेयर तो वहाँ अटैच नहीं है तो आपको वो सॉफ्टवेयर भी देना पड़ेगा उसका, ठीक है। एंड द प्रॉपर्टी इज ए हाउस, अगर कोई वो प्रॉपर्टी घर है, द ईजमेंट एनेक्स देयर टू, अगर उसके साथ लैंड के साथ साथ ईजमेंट राइट होता है और हाउस के साथ साथ भी ईजमेंट राइट होता है। द रेंट देयर ऑफ, जो उसका रेंट आएगा वो भी, एंड उसका ताला, चाबी, गेट, दरवाजा, सब चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी, है कि नहीं। एक घर को, अरे आप किसी घर खरीदते हैं तो ऐसा थोड़े है कि घर बेचने के बाद आप जो है जिसने बेचा है वो गेट खोल के ले जाएगा, क्या वो विंडो खोल के ले जाएगा, ऐसा आप करने देंगे? नहीं, अरे इम्प्लाइडली है यार, घर खरीदा है उसके साथ साथ ये सारी चीजें उसी में रहेंगी, ये तुम थोड़े ले जाओगे उसमें से, ठीक है। फर्नीचर के साथ ये है कि फर्नीचर उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, क्या क्या है, लॉक्स, की, बार्स, डोर, विंडो एंड ऑल अदर थिंग प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट यूज देयर ऑफ, मतलब परमानेंट यूज के लिए। जैसे मैंने कहा नहीं, फर्नीचर के केस में लिखना पड़ेगा उसमें, अगर नहीं लिखा हुआ है तो फर्नीचर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन जितनी चीजें परमानेंट फॉर्म में हैं वो आपको सब मिलेंगी। परमानेंट फॉर्म में अटैच टू अर्थ क्या नहीं होता, क्या होता है, ये हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं। चलिए, एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज डेप्थ और अदर एक्शनेबल क्लेम, कोई भी प्रॉपर्टी अगर डेप्थ है या अदर एक्शनेबल क्लेम है, द सिक्योरिटी इज देयर फॉर एक्सेप्ट वेयर they are also for the depth of claim not transferred to the transferee but not areas of interest acquired before the transfer। अब क्या हुआ, अगर कोई डेप्थ है या एक्शनेबल क्लेम है तो उसके वो भी सब ट्रांसफर हो जाएगा, उसके साथ जो चीजें आएंगी वो भी। लेकिन अगर कोई उस पे जो वो है डेप्थ
पे ही कोई इंटरेस्ट है जो ट्रांसफर होने से पहले का बन रहा है, ठीक है, ट्रांसफर होने से पहले का बन रहा है, वो ट्रांसफर नहीं होगा। जिस दिन से ट्रांसफर हो रहा है ना, उसके बाद से जितनी सारी चीजें उस पर इंटरेस्ट आएगा, कुछ भी ब्याज आ जाएगी, वो सब आपकी, ठीक है। उस डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले से जितनी ब्याज है वो सब उसी की रहेगी। चलिए लास्ट, एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, द इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑफ एक्वायरिंग आफ्टर द ट्रांसफर टेक प्लेस टेक इफेक्ट, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई इनकम है या कोई मनी है, ठीक है, अब भाई किसी को पैसा ब्याज पे दे रखा है, ठीक है, तो उसकी ब्याज आ रही है, ठीक। तो जिस दिन से ट्रांसफर हो रहा है ना, अगर मैंने वो पैसे ही ट्रांसफर कर दिया कि भाई उस पर 1 लाख रुपए है और उस पर 5% हम ब्याज लेते हैं उससे, वो तुम ले लो, ठीक है, तो 1 लाख रुपए, और जिस दिन से मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उस दिन से उसकी ब्याज जो नया ओनर होगा उसके पास जाएगी, ठीक, इतनी सी बात करता है। तो ये ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर का मतलब इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा ये बताता है। चलिए सेक्शन 9 देखते हैं अभी, 1 मिनट जरा लिख लें इस पे। चलिए सेक्शन 9 देखते हैं क्या बोलता है। देखिए सेक्शन 9 बोलता है ओरल ट्रांसफर। एक्चुअली में बताता है कि मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, ओरल होगा कि राइटिंग में होगा। भाई कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका मोड क्या है, राइटिंग में ट्रांसफर करें कि ओरली बोल दें, ठीक है। तो सेक्शन 9 की हेडिंग जरूर ओरल ट्रांसफर है, लेकिन ये मोड ऑफ ट्रांसफर बताता है क्या है। ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच ए राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाई लॉ। सेक्शन 9 सिंपल ये बात करता है कि देखो भाई, अगर कहीं पे भी उस ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मतलब कि इन राइटिंग में ट्रांसफर करना जरूरी है, तो आप ओरल ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब जनरल रूल ये है कि हर चीज ओरल ट्रांसफर हो सकती है, एक्सेप्ट कहीं पे इन राइटिंग दिया ना हो कि भाई ये राइटिंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक। अगर एक्सप्रेसली कहीं पे नहीं दिया हुआ है कि इसका ट्रांसफर जो है राइटिंग में ही होगा, तो इसका मतलब कि वो ओरल ट्रांसफर होगा। जनरल रूल ओरल ट्रांसफर, अगर कहीं दिया हुआ है कि राइटिंग में होना है तो भाई रिटन में ही होगा। चलिए तो सेक्शन 9 में तो इसके हिसाब से कहाँ कहाँ दिया हुआ है कि ट्रांसफर जो है राइटिंग में ही होगा, ये हमने लिख लिया है। देखिए गिफ्ट ऑफ एन इमोरल प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी इमोरल प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हैं, फिर चाहे उसका वैल्यू 100 हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वैल्यू कोई मैटर नहीं करती। सेक्शन 123 में दिया हुआ है कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इतनी चीजें हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, एक आध चीजें और भी हैं, ठीक है। वेयर व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, किस किस केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, तो पहले गिफ्ट के केस में कि गिफ्ट ऑफ एन इमोरल प्रॉपर्टी, अगर किसी को इमोरल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तो सेक्शन 123 कहता है रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब इन राइटिंग में होना चाहिए। सेल ऑफ एन इमोरल प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी इमोरल प्रॉपर्टी का सेल कर रहे हैं जिसकी वैल्यू जो है वो मोर देन 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपए से ज्यादा उसकी वैल्यू है, तो सेक्शन 54 ये कहता है इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब इन राइटिंग में ही तो हो गया, ठीक है। अब लीज, अगर कोई भी लीज है अगर उसकी लीज को ईयर टू ईयर, अगर 1 साल के लिए लीज पे दे रहे हैं, 1 साल से ज्यादा, ठीक है, एक ईयर टू ईयर है या मोर देन 1 ईयर है, तो सेक्शन 107 ये कहता है इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे भाई लीज क्या होता है कि भाई लीज पे तो हम महीने भर के लिए भी दे सकते हैं, 6 महीने के लिए, ठीक है, तो अगर आप 11 महीने तक देंगे, ठीक है, साल भर का आपने दिया तो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। ईयर टू ईयर है या मोर देन 1 ईयर है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। सिंपल मॉर्गेज हमेशा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। हम लोग ये सब आगे भी पढ़ेंगे, बस यहाँ पर देखे ले रहे हैं, ठीक है, कि ध्यान रहे आगे चल के कि भाई हाँ इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था। अदर काइंड ऑफ मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज में तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, चाहे वो वैल्यू 100 हो चाहे 100 से ज्यादा हो उसकी। अब सिंपल मॉर्गेज के अलावा और सारे मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन तब कंपलसरी होगा जब उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा होगी। मतलब जिस प्रॉपर्टी को हम सिक्योर करना चाहते हैं उसकी वैल्यू 100 से ज्यादा होगी तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, एक्सेप्ट मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ठीक। सिंपल मॉर्गेज में
चाहे प्रॉपर्टी 100 रुपए से कम की हो तब भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अदर काइंड के मॉर्गेज में हमें 100 से ज्यादा की प्रॉपर्टी होगी तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बात समझ में आई। एक्सचेंज, अगर वो 100 रुपए ज्यादा की प्रॉपर्टी को, इमोर प्रॉपर्टी को अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं किसी आदमी से तो सेक्शन 118 कहता है कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो था ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम में क्या होता है कि आप राइटिंग में ही केवल लिख लीजिए, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होती है। ये भी आपको देखना पड़ेगा। अटेस्टेशन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने इसमें डिटेल में बताया था कि राइटिंग में क्या होता है और रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब अगर जिसमें रजिस्ट्रेशन बताया गया हुआ है, कहने का मतलब है इन राइटिंग में कंपलसरी है, फिर भी हम राइटिंग में नहीं ओरल में कर लेते हैं तो क्या होगा? अरे भाई वॉइड हो जाएगा, ठीक है, वॉइड माना जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर इज वॉइड, अगर रजिस्ट्रेशन या राइटिंग में दिया हुआ है किसी सेक्शन में, कहने का मतलब है अगर मैंने किसी को गिफ्ट किया ऐसे ही ओरली, ठीक है, कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी अपनी गिफ्ट करता हूं, मैंने ओरली कह दिया, तो क्या माना जाएगा? नहीं। क्यों? अरे भाई 123 बोल रहा है रजिस्ट्रेशन कराओ तब माना जाएगा, है कि नहीं। चलिए, अब हम लोग कल पढ़ेंगे 10, 11 और 12, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, थैंक यू।